नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। एक महीने पहले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को ईरान ने पूरी तरह बंद करके रख दिया था और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस आसमान छू गए थे। लेकिन कल रात एक ऐसी चीज घटी जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरा करता है, अचानक से कंप्लीटली ओपन हो गया। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सच में शांति है या यह सिर्फ एक नाटक है। आइए खोदते हैं, पूरी सच्चाई को निकालते हैं, इसलिए स्टे विद मी प्लीज। चलिए शुरू करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट से। 28 फरवरी 2026 को जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया तो दुनिया में पैनिक छा गया था। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह तंग जल डमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरा करता है। हर दिन 21 मिलियन बैरल्स यहीं से निकला करते हैं। अगर यह बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो जाया करती है और ईरान ने बिल्कुल यहां पर यही किया, स्टेट को इफेक्टिवली क्लोज करके रख दिया। नतीजतन ब्रेंट क्रूड ऑयल का क्या हुआ? यह $99 के करीब पहुंच गया। ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को लाभ हुआ, लेकिन इंपोर्टिंग देशों को यहां पर गहरा झटका लगा। भारत जैसे देश जो अपना 70% ऑयल ईरान और मिडिल ईस्ट से मंगाया करते हैं, उन्हें यहां पर सीधा असर पड़ा। लेकिन फिर रातों रात यहां पर सब बदल गया। 17 अप्रैल 2026 ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची ने एक पोस्ट किया एक्स पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कंप्लीटली ओपन है, ये कहा गया। सीज फायर के बाकी समय के लिए ये कहा गया और देखिए क्या हुआ। तुरंत ही ऑयल प्राइसेस में 11% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड ऑयल एक ही दिन में $99 से $88.27 पर पहुंच गया, यानी मात्र अनाउंसमेंट से $11 का ड्रॉप हो गया। यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो यहां पर नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड मूव लगता है और हमें यहां पर समझना है कि इसके पीछे आखिर क्या खेल चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि लेबनान में आखिर क्या हुआ है? अक्टूबर 2023 से जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सोलिडरिटी में रॉकेट्स भेजना शुरू कर दिया। नतीजतन 6 हफ्तों में 2196 लोग मारे गए, 7185 घायल हुए, 1.1 मिलियन लोग बेघर हो गए। लेबनान की कुल जनसंख्या का 1/5 है ये। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं थी, यहां पर यह एक पूरा युद्ध था। 17 अप्रैल 2026 को फिर ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट को किया कि 10 डे सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। सतह पर यह शांति लगा करती है, लेकिन अगर गहराई में देखें तो सीज फायर की आखिर शर्तें क्या हैं? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि इजराइल अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस रखेगा। इजराइल कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन को नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई यहां पर इमिनेंट थ्रेट है तो इजराइल किसी भी समय पर यहां पर अटैक को कर सकता है। समझ गए ना ये सारा बकवास? यानी इजराइल का कहना है कि हम नहीं करेंगे ऑफेंसिव, लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि कोई थ्रेट है तो हम यहां पर सब कुछ कर सकते हैं। और क्या हुआ फिर उसके बाद? फ्राइडे सुबह ही सीज फायर के अगले दिन लेबनान मिलिट्री ने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने मल्टीपल सीज फायर वायलेशंस किए हुए हैं, मशीन गन फायर हुए, आर्टिलरी की सेलिंग हुई है, सब कुछ हुआ। एक तो सीज फायर फिर शुरू हुआ, दूसरे दिन फिर उसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन यही खेल यहां पर ये खत्म नहीं होता है। यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें बताया नहीं जा रहा, वो छुपाया जा रहा है। हिजबुल्लाह यह सीज फायर के लिए सहमति नहीं था। हिजबुल्लाह का लीडर नईम कसीम ने क्या कहा? इन टॉक्स में जाना मतलब सरेंडर करने जैसा है। तो फिर यह सीज फायर आखिर हुआ कैसे? क्योंकि हिजबुल्लाह को बातचीत के लिए यहां पर बुलाया ही नहीं गया। इजराइल और लेबनान के रिप्रेजेंटेटिव्स सीधे वॉशिंगटन में बैठे, वो भी बिना हिजबुल्लाह को बताए हुए। यह यहां पर कितना बड़ा इंसल्ट है इस हिजबुल्लाह के लिए। लेकिन यही है यहां पर कहानी का ट्विस्ट कि हिजबुल्लाह की ताकत पिछले महीनों में बहुत ही कम हो गई
गई है, उसके जो सीनियर कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज यहाँ पर डिग्रेडेड हो चुकी है, लेबनान के आम लोग युद्ध से तंग आ चुके हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन यहाँ बड़ी बात है, हिजबुल्लाह ईरान के लिए यहाँ पर आखिर क्या है? ईरान का फॉरवर्ड आर्म है, ईरान की आंख और कान है ये। जब इजराइल लेबनान के बीच सीजफायर हुआ तो असल में यह क्या था? ईरान और यूएस के बीच एक निगोशिएशन का चाल। 8 अप्रैल को यूएस ईरान के बीच 2 वीक सीजफायर हुआ था, लेकिन जब इजराइल लेबनान में अटक करता रहा तो ईरान कहने लगा वहां पर, तुमने कहा कि लेबनान सीजफायर में शामिल होगी, पर अभी भी यहां पर फाइटिंग चली जा रही है। तो ट्रंप को यहां पर क्या करना पड़ा? लेबनान को यहां पर अलग से सेटल करना पड़ा ताकि ईरान के साथ डायरेक्ट निगोशिएशन से यहां पर आगे बढ़ सके। यानी यह सिर्फ लेबनान का इशू नहीं है, यह ईरान यूएस निगोशिएशन का एक पार्ट है। अब सबसे गंभीर बात यहां पर, ईरान के पास यहां पर कितना इनरिच्ड यूरेनियम है? करीब 450 किलोग्राम, 60% इनरिच्ड। यह बहुत खतरनाक है मेरे दोस्तों, क्योंकि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम 90% इनरिच्ड होता है। 60% इनरिच्ड यूरेनियम बहुत आसानी से 90% तक ये पहुंच सकता है। यानी यहां पर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकता है। यूएस की डिमांड यहां पर इसलिए क्या है? ईरान को अपना इनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने क्या कहा? यूएस को सारा यूरेनियम मिलेगा, कोई पैसे का लेन देन नहीं। लेकिन रशिया फिर आ जाता है बीच में और उसने फिर क्या कहा? हम यूरेनियम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ईरान को यूक्रेन या कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं है। यह यहां पर महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब साइड से ले रहा है, वो भी यूएस की तरफ जा रहा है। इजराइल हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया ईरान की तरफ, रशिया, चाइना, सीरिया और इसी बीच में है लेबनान। लेबनान के प्रेसिडेंट ऑन को ट्रंप ने यहां पर वॉशिंगटन आने के लिए फिर कहा, नेतन्याहू के साथ यहां पर बातचीत करने के लिए कहा। लेकिन लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को यहां पर नियंत्रण ही नहीं कर सकती है। यह यहां पर सबसे बड़ी समस्या है। और यहां आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट, इसको समझना जरूरी है। 24 मार्च को लेबनान की गवर्नमेंट ने ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद रेजा सेवानी को यहां पर पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करके रख दिया। इसका मतलब क्या है? सरकार ने कहा कि तुम यहां नहीं रह सकते हो, 29 मार्च तक देश को छोड़ दो। अब बताइए क्या हुआ उसके बाद? आज 17 अप्रैल चल रहा है और वह एम्बेसडर अभी भी ईरान के एम्बेसी में बैठा हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि ईरान ने नहीं कहा और हिजबुल्लाह ने अपने एलाइज के साथ मिलकर कहा वह नहीं जाएगा। यह एक यहां पर सिंपल इंसिडेंट है, लेकिन यह बहुत कुछ बताता है मेरे दोस्तों कि लेबनान की सरकार के पास नियंत्रण ही नहीं है। अगर वह अपने ही डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा को निकाल नहीं सकता है तो वह हिजबुल्लाह को कैसे डिसआर्म करेगा? यहां पर यह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है मेरे दोस्तों। लेबनान का इकोनॉमी पूरी तरह यहां पर कोलैप्स हो चुका है, बैंक्स बंद हो चुके हैं, करेंसी 50 गुना कमजोर हो चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार का हाथ यहां पर हिजबुल्लाह से बंधा हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि लेबनान की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा यहां पर शिया है और हिजबुल्लाह उन्हीं में से एक है। अगर सरकार बलपूर्वक हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर देता है तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। तो फिर यह सीजफायर का क्या अचीव करेगा? ये सीजफायर क्या अचीव करेगा? सच कहूं तो यह सीजफायर एक नैरो एंड अनसर्टेन विंडो जैसा लगता है। इसमें क्या पॉजिटिव है? पहली बार 33 साल में इजराइल और लेबनान के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। पहली बार दोनों ने यहां पर एडमिट किया है कि हिजबुल्लाह ही यहां पर असली समस्या है। हालांकि लेबनान की गवर्नमेंट को यहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर यहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है तो।
लेबनान को रिबिल्ड करने का यहाँ पर मौका जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें अब निगेटिव क्या है, हिजबुल्लाह टेबल पर यहाँ पर नहीं है, वह बिहाइंड कर्टेन है। सीज फायर वायलेंस पहले दिन से ही हुए हैं, इजरायली ट्रूप्स स्टिल देयर हैं, इजराइल साउदर्न लेबनान में रहेगा, हिजबुल्लाह स्टिल आर्म्ड है, उसने अपने वेपन्स को सरेंडर नहीं किया हुआ है। जहां इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या कहता है, यह हिस्टोरिक पीस डील का रास्ता खोलेगा। लेकिन इजराइल का अपोजिशन लीडर यायर लपीड क्या कहता है, नेतन्याहू हमेशा झूठ बोला करता है, उसका गोल था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, वह यहाँ पर फेल हो चुका। सच है, इजराइल ने अपना साफ गोल डिक्लेयर किया था, हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है, वह यहाँ पर तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर यह कोई विक्ट्री तो नहीं लगती है, यह एक कॉम्प्रोमाइज है जो ट्रंप के प्रेशर से आया हुआ है। नॉर्दर्न इजराइल के लीडर्स भी यहाँ पर नाराज हो चुके हैं, उनके टाउन्स को हिजबुल्लाह के रॉकेट्स से हजारों बार अटैक किया गया है। अब यह कहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पर पेपर पर हमें एग्रीमेंट नहीं चाहिए, ये काम नहीं आएगी। यह यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि नवंबर 2024 में भी एक सीज फायर हुआ था और 10,000 से ज्यादा वायलेशंस हुए थे। अब आइए ट्रंप के रोल को समझते हैं। यहाँ पर ट्रंप ने यह सीज फायर अनाउंस किया, वो भी ठीक ईरान के साथ निगोशिएशंस बढ़ाने से पहले। आखिर क्यों किया? क्योंकि यह एक डिप्लोमेटिक लिवरेज है। ट्रंप्स स्ट्रेटेजी को यहाँ पर समझिए। ईरान से कहा कि लेबनान यहाँ पर सेटल्ड हो गया, अब तुम अपना यूरेनियम दो। इजराइल से कहा कि लेबनान में रुको, अभी और एक्सपेंड को मत करो। ग्लोबल मार्केट्स को कहा कि देखो मैं शांति को ला सकता हूं। लेकिन यहां बड़ा मजेदार वाला पार्ट आ जाता है, यह हिस्सा बहुत मजेदार है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, नाटो से कहा कि स्टे अवे फ्रॉम हॉर्मुज, तुम यूजलेस हो, पेपर्स के टाइगर्स हो। आखिर क्यों? क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, यूके सब एक इंटरनेशनल मिशंस को चलाना चाहते थे हॉर्मुज को सिक्योर करने के लिए। ट्रंप को नहीं चाहिए, वह अकेले ही यहां पर धंधा करना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि इजराइल को प्रोहिबिटेड किया, लेबनान को बम मत करो। यानी ट्रंप अब इजराइल का भी यहां पर निर्देशक बन चुका है। यह सोच करता है कि पावर डायनामिक्स यहां पर बिल्कुल बदल चुकी है। पहले कुछ महीने पहले नेतन्याहू यहां पर यह कह रहा था कि हमें अपना वॉर कंटिन्यू रखना है, वो हम करेंगे। अब ट्रंप यहां पर यह कह रहा है कि रुको, और वह रुक जाता है, यानी कि इजराइल रुक जाता है, क्योंकि बिना यूएस सपोर्ट के इजराइल खड़ा ही नहीं हो सकता है। अब आइए उन लोगों की बात करें जिनके घर यहां पर उजड़ गए हैं। 1.1 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनान में ये सब हो रहा है। जब सीज फायर की खबर आई तो कुछ खुशी से रोए हुए हैं, कुछ यहां पर स्केप्टिकल रहे। क्यों स्केप्टिकल रहे? क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड हैं वह नहीं जानते कि उनके घर बचे हैं या नहीं है। एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि नेवेटिया में इजरायली फोर्सेस ने एक एम्बुलेंस पर फायर किया, वो भी सीज फायर के दौरान। मल्टीपल विलेजेस में सेलिंग हुई है। लोगों को वार्निंग दी गई है कि लिटनी रिवर के साउथ में मत जाना। यानी सीज फायर होने के बाद भी लोग अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। और हिजबुल्लाह ने कहा कि जल्दी मत जाओ, देख लो पहले सिचुएशन यहां पर क्लियर हो जाए, ये हिजबुल्लाह ने कहा। इजराइल ने क्या कहा कि लिटनी रिवर के दक्षिण में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, और यह यहां पर कितना ट्रेजिक है। लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन न तो सरकार ये कह सकती है कि यह सेफ है, न ही यहां पर हिजबुल्लाह कह सकता है, न ही इजराइल। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खत्म ही नहीं हुई है, सिर्फ यहां पर पॉज्ड हुई है। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? 38,000 वुमेन एंड गर्ल्स मारे गए गाजा में। यह नंबर्स हैं, लेकिन हर नंबर्स के पीछे फैमिली की ट्रेजेडी है। तो यहां पर असली सच क्या है? यह सीज फायर शांति नहीं है, यह सिर्फ एक पॉज है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह को डिसआर्म ही नहीं किया गया है, सिर्फ वीकेंड किया गया है। लेबनान की गवर्नमेंट यहां पर पावरलेस है। ईरान के एम्बेसडर को अभी भी निकाल नहीं सकती है। इजराइल के ट्रूप्स स्टिल इन लेबनान हैं, वो भी सिक्योरिटी जोन स्टैब्लिश करके।
यूएस ईरान निगोशिएशंस चल रहे हैं, यह सीजफायर उसी का एक हिस्सा है। ऑयल प्राइसेस टेम्पररी हैं, जैसे ही फिर से यहां पर युद्ध शुरू होगा वही क्योस होगा। रियल गेम यह सब ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज की एक कहानी है मेरे दोस्तों। ट्रंप कहना चाहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 3 वॉर्स को सॉल्व कर दिया है, जैसे कि अफगानिस्तान, गाजा, लेबनान। लेकिन यहाँ पर रियलिटी क्या है? अफगानिस्तान अभी भी यहाँ पर अनस्टेबल चल रहा है। गाजा सीज फायर तो बिल्कुल शर्मनाक है। लेबनान सिर्फ 10 दिन के लिए सेलिंग रुकी हुई है। असली शांति के लिए क्या चाहिए? असली शांति के लिए लेबनान की गवर्नमेंट को यहां पर एक्चुअल पावर चाहिए, हिजबुल्लाह को डिसआर्म यहां पर होना चाहिए और इजराइल को रिस्ट्रेन होना चाहिए और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यह सब होगा? शायद नहीं। तो फिर यह 10 दिन का जो सीज फायर है उसके बाद क्या होगा? यहां पर मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है, फिर से यहां पर फाइटिंग शुरू हो जाएगी, हिजबुल्लाह फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, इजराइल फिर से यहां पर अटैक करेगा और यह साइकिल रिपीट होगा। लेकिन इतने समय में कम से कम यहां पर डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं अपने घर तो लौट सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन शुरू भी हो सकता है और अगली जो जनरेशन है उसको कुछ महीने की पीस मिल सकती है। यह कम से कम कुछ नहीं से बेहतर तो है। तो क्या आप मेरे दोस्तों एनालिसिस से अग्री करते हैं? कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज हमारे चैनल को, क्योंकि अगले हफ्ते जब लेबनान की सिचुएशन और यहाँ पर क्लियर हो जाए तो हम एक अपडेट वीडियो और जरूर बनाएंगे। ज्वाइन अवर कम्युनिटी, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रियल एंड स्टे भारती। जय हिंद, भारत माता की जय।